सो हम पढ़ रहे थे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके अंदर हमने 1830 से लेकर 1848 के बीच में हुई रिवॉल्ट्स के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि फ्रांस में क्या हुआ, फिर हमने बेल्जियम के बारे में देखा, और फिर ग्रीस की अंदर जो इंडिपेंडेंस के लिए रिवॉल्ट हुआ या फ्रीडम स्ट्रगल हुआ वो हमने देखा। ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली होगा कि रोमांटिसिज्म और नेशनल फीलिंग का एक तरीके से कैसे कोलैबोरेशन हुआ। ओके, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग रिगार्डिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। तो नेशनलिज्म कभी भी आप ये नहीं कह सकते हो कि वॉर से और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही आता है। नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं होगा, मैंने आपको बताया था जब शुरुआत में इसको पढ़ाया था तो, कि नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर वंस कंट्री। किसी देश के लिए लव और प्राइड का फीलिंग जो होता है वो नेशनलिज्म होता है। लेकिन नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स आप लेकर कैसे आ सकते हो? क्या कभी लड़ाई होगी केवल तभी आ सकते हैं, या कभी टेरिटोरियल एक्सपेंशन या टेरिटोरियल कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तभी आपको लगेगा नहीं यार देश के लिए कुछ करना है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जिसके थ्रू हम नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स को एक तरीके से ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट हो, चाहे पोएम्स हो, स्टोरीज हो, म्यूजिक हो। इन सब के थ्रू हमें नेशनल सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे अंदर आ सकते हैं। तो यही चीज इन्होंने बताने की कोशिश की। आर्ट, पोएम, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सभी ने लोगों को नेशन के लिए अपनी जो फीलिंग थी, एक्सपेक्टेशंस थी, या जो प्राइड का, या जो एक कलेक्टिव आइडियोलॉजी, कलेक्टिव आइडेंटिटी, जो इस तरह की चीज़ें थी, उसको समझाने में, महसूस करवाने में बहुत हेल्प की। ठीक है, आप समझो इसको ऐसे ही समझ सकते हो आप कि जब हमारे यहाँ पर नेशनल एंथम चलती है तो गूज़बम्स हो जाते हैं हमें। मैंने पहले ही बताया था। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं या कोई ऐसी मूवी देख रहे होते हैं जिसमें हमारे नेशन का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वेंस होता है, तो हमें लगता है कि नहीं यार देश है, हमारे देश के लिए कुछ करना चाहिए। अभी ओलंपिक्स का टाइम चल रहा है, तो कभी कोई मेडल जीतता होगा ना, तो आपको लगता होगा कि हाँ हमने ही जीता है, वो ऐसा फीलिंग आता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पोएम, आर्ट, स्टोरीज, म्यूजिक, डांस, इन सब के बिहाफ पे नेशन के सेंटिमेंट्स को कलेक्ट करने की कोशिश की, लोगों के सेंटिमेंट्स को एक जगह लाने की कोशिश की। क्या क्या हुआ ऐसा, लेट्स सी। तो उसी में सबसे जो इंपॉर्टेंट था दैट इज रोमांटिसिज्म। इस टॉपिक का नाम क्या दिया गया है? रोमांटिसिज्म। ओके, क्या था इसमें कि रोमांटिसिज्म एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था जो डेवलप किया गया था पर्टिकुलरली नेशनलिस्ट फीलिंग को राइज करने के लिए। ठीक है, नेशनलिस्ट मूवमेंट, नेशन को आज़ाद कराना, नेशन के लिए लोगों के सेंटिमेंट्स को वापस से राइज करना, इन सब चीज़ों के लिए एक कल्चरल मूवमेंट चालू किया गया। कल्चरल मूवमेंट रिलेटेड टू योर कल्चर। ओके, जो कल्चर से रिलेटेड हो, इस तरह का मूवमेंट चालू किया गया और उसी को क्या नाम दिया गया? रोमांटिसिज्म। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ रोमांटिसिज्म? इट इज अ कल्चरल मूवमेंट दैट डेवलप्ड अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। के कल्चरल मूवमेंट है और इसने नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करने का काम किया है। गॉट इट? बहुत सिंपल है। आगे देखिए कि यहां पर जो रोमांटिक आर्टिस्ट हैं, अब रोमांटिक का मतलब वो मत सोचना जो तुम मूवीज ने तुम्हें समझाया है। रोमांटिक का मतलब केवल वो नहीं है जो मूवीज में तुमने देखा है। यहां पे उन लोगों के बारे में बताया है जो कल्चर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसने लिखा कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे या जो पोइट थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आप हर जगह पे साइंस और रीजनिंग लगा देते हो। हर जगह पे रीजनिंग है, हर जगह पे साइंस है। साइंस एंड रीजनिंग व्हाट? भाई जिस भी चीज का कोई रीजन हो उसको तो रीजनिंग कहते हैं, और जहां पे हर एक चीज किसी फैक्ट के कारण से आती है उसको साइंस कहते हैं। तो इन्होंने कहा, ये जितने भी यहाँ पे पोएट और जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, उन सब ने ये बोला कि इन सब के अलावा आप साइंस को देख रहे हो, आप रीजंस को देख रहे हो, मतलब रीजनिंग को देख रहे हो आप, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो यू मस्ट नॉट ओनली फोकस टूवर्ड्स द रीजंस एंड टूवर्ड्स द साइंस। तो व्हाट वी शुड डू? तो इन्होंने बोला कि भैया आप ज्यादा फोकस करो आपके कल्चर पे, आपके आर्ट पे, आपकी पोएम्स पे, आपकी राइटिंग्स पे। ठीक है, तो उन्होंने हमेशा क्रिटिसाइज किया रीजंस को एंड साइंस को। तो ये बेसिक इसका इंटेंशन इनका यही था कि आपको अपने सेंटिमेंट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी आर्ट, आपके कल्चर से आपको कहीं ना कहीं रिलेशन ज्यादा रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ दीज फैक्ट्स। ओके, इन्होंने हमेशा फोकस किया कि आपको इमोशंस को ज्यादा तवज्जो देना है इंस्टेड साइंस। साइंस तो क्या कहता है? साइंस तो कहता है कि भैया ठीक है हाफ हाफ करना है,
तो हाफ हाफ करो। फैक्ट तो यही है कि अगर आपके बीच में दो जनों को एक कोई चीज खानी है तो हाफ हाफ कर दो। ये तो हो गया साइंस, फैक्ट के ऊपर बेस्ड। और एक ये होता है कि भैया उसकी बॉडी को ज्यादा नीड है, आपकी बॉडी को कम नीड है, तो जिसको ज्यादा नीड है उसको उतना दे दो। ये इमोशंस हो गए। सो इंट्यूशंस, इमोशन एंड मेजेस्टिक फीलिंग्स, इन सब के ऊपर ज्यादा इन्होंने फोकस किया कि भैया आपके नेशन का कल्चर क्या रहा है। आप ऐसे तो गॉड के ऊपर आप कहोगे तो साइंस तो गॉड को मानता ही नहीं है, लेकिन ये लोग कहते थे भैया जो आपके यहाँ पे फीलिंग्स हैं, जो आपको मनवाती है, जो आपका कल्चर है, वो आपको मानना है, साइंस पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो उन्होंने कहा कि इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मेजेस्टिकल फीलिंग्स को ये लोग ज्यादा फोकस करते थे। जैसे आप फोटोग्राफ में भी देख सकते हो, ये जो रिचुअल्स होते हैं, हमारे यहाँ के जो तौर तरीके हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो सब बेकार है, लेकिन अगर हमारे कल्चर की बात करें तो वो हम मानते हैं कि हाँ ऐसा होता है। जो छोटा सा एग्जांपल, जब कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं तो मीठा दही खाते हैं अपन, या फिर और भी कुछ चीज़ ब्लेसिंग्स लेते हैं, गॉड की भी हाथ जोड़ते हैं, या पेरेंट्स के फीट टच करते हैं। तो ये सारी क्या है, साइंस के हिसाब से तो कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन वो क्या है, हमारे इमोशंस हैं, हमारे इंट्यूशंस हैं, हमारे मेजेस्टिकल फीलिंग्स हैं। ओके, तो आगे देखें और क्या बोला इन्होंने, देखिए, एफर्ट्स टू क्रिएट फीलिंग्स ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। इन पोइट्स ने, ये रोमांटिक इमेजिनेशन वाले जितने भी आर्टिस्ट थे, इन्होंने एफर्ट्स पुट किए, दे पुट द एफर्ट्स टू क्रिएट फीलिंग्स ऑफ शेयर कलेक्टिव हेरिटेज। हमारा जो पुराना हेरिटेज रहा, हमारी जो कलेक्टिव आइडेंटिटी रही, उस चीज़ को समझाने के लिए इन्होंने एफर्ट्स डाले। साथ ही साथ हमारे कॉमन कल्चर को लेकर आने के लिए, जो हमारा कॉमन कल्चर रहा था पास्ट में, उसको लाने के लिए दे हैव ऑल्सो डन सच एफर्ट्स, जो कि हमारे नेशन का बेस था। आप समझे इंडिया का कल्चर क्या था। इंडिया का कल्चर अगर मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनली अगर मैं बात करूं, तो जैसे हम लोग पहले रहते थे, जो बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार वाला हमारा आइडियोलॉजी था, वो हमारा बेसिक कल्चर था। ठीक है, सब लोगों को बहुत ही इज्जत से बात करना, तहजीब हमारा एक बहुत ही कह सकते हैं कि कल्चरल हमारा एक वर्च्यू था। तो वो सारी चीज़ें हमारे देश का एक तरीके से सिंबलाइजेशन है। वर्ल्ड उसको जब देखता है तो रिलेट करता है कि हाँ ये पार्ट इंडिया का है, समझ रहे हैं। तो इन्होंने वही कहा कि इन्होंने इसी तरीके की कलेक्टिव आइडेंटिटी, कलेक्टिव हेरिटेज, कलेक्टिव कॉमन कल्चर, जो कि हमारा पास्ट हुआ करता था, उसको बेस बनाया, बेस माना इन्होंने। ओके, और क्या किया, देखिए, ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने एफर्ट्स अपने पुट किए हैं। तो उनमें से कुछ जर्मन फिलोसोफर्स हैं। एक जर्मन फिलोसोफर थे जॉन गॉटफ्रेड हर्डर, जिन्होंने ये बोला था, द ट्रू कल्चर टू बी डिस्कवर्ड अमंग द 10 वोक्स। इन्होंने कहा कि भैया अगर आपको जर्मनी का ट्रू कल्चर देखना है, जर्मन कल्चर आपको अगर देखना है, तो आप जो आज ये जर्मनी में घूम रहे लोगों को मत देखो, आप पुराने जो आम जनता है ना, उनमें जाकर के देखो कि आपको पता चलेगा कि जर्मन कल्चर है क्या। ठीक है, तो उन्होंने भी चीज वही कही, अगर आपको आज हमारे इंडिया का भी कल्चर देखना है तो यू नीड टू गो टू विलेज एंड वहां पर जाके देखोगे, अब तब आपको पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल कल्चर क्या था, कितनी रेस्पेक्ट हम देते थे चीजों को, रिश्तों को। तो यहां पर इसने वही बताया कि जर्मन फिलोसोफर थे एक बहुत ही फेमस, जिनका नाम था जॉन गॉटफ्रेड हर्डर। इन्होंने कहा कि भैया इफ यू रियली वांट टू सी द कल्चर ऑफ जर्मनी, तो आपको कॉमन लोगों में देखना पड़ेगा। ये जो दास वोक्स है ना, दिस इज बेसिकली द जर्मन वर्ड एंड इसका मतलब होता है आम जनता। दास कॉमन, वोक्स मतलब पीपल। एक पढ़ा होगा वोल्क्सवैगन, कार आती है जो, है ना, तो वोल्क्सवैगन, वोल्क्स का मतलब क्या है, पीपल, एंड वैगन का मतलब होता है एक तरीके से कोई ऐसी चीज जो चलती हो, मूव करती हो। वैसे तो वैगन का मतलब रेल का डब्बा होता है। तो वैगन, तो ये वर्ड वहीं का है, वो जर्मन कंपनी है। तो यहां पर ये शब्द आप समझ जाइएगा जो इन्होंने बोला। जॉन गॉटफ्रेड हैडर ने कहा कि भैया इफ यू रियली वांट टू सी द कल्चर ऑफ जर्मनी, तो आपको कॉमन लोगों को देखना पड़ेगा, आम जनता को देखना पड़ेगा, तब जाके आप समझेंगे कि हमारा कल्चर क्या है। होपफुली चीज समझ में आ गई होगी। लेट्स सी द नेक्स्ट, वॉक्जिस्ट। वॉक्जिस्ट, द स्पिरिट ऑफ वॉक्जिस्ट, जिसका मतलब नेशनलिस्ट फीलिंग, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स पॉपुलराइज्ड हुए थ्रू द फोक सॉन्ग्स, फोक पोएम्स, फोक पोएट्रीज एंड फोक डांस। लोगों के अंदर नेशन को लेकर के जो सेंटिमेंट्स थे, उनके नेशन के लिए जो फीलिंग्स थी, उसको लोगों के अंदर डाला गया थ्रू द फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्रीज, फोक पोएम्स एंड फोक डांस। आप भी देखते होंगे, जैसे राजस्थान के अगर आप पार्ट हैं, तो राजस्थान के अंदर कभी भी आप ट्रेडिशनल कोई सॉन्ग सुनते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो सेंटिमेंट रेज हो जाते हैं कि हाँ आप द पार्ट हैं उस ऐसी धरती का जहाँ पे
कहीं ना कहीं रिलेशन आपका उसके साथ कनेक्ट करता है। तो ऐसा भी इनके साथ भी हुआ। थ्रू द फोक पोएम्स, थ्रू द फोक पोइट्रीज, डांस, इनके थ्रू लोगों को समझाया गया, बताया गया, क्योंकि उस टाइम पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। जर्मनी की बात करें, चाहे फ्रांस की बात करें, चाहे पूरे यूरोप की बात करें, उस टाइम पर लोग ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो अगर लोगों को समझाया जा सकता था कि सिचुएशन क्या है या सिचुएशन को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, तो उसके लिए जो बेस बनाए जाते थे, तो फोक पोएम्स होते थे, फोक पोइट्रीज होती थी, या फिर आप कह सकते हो डांस या फिर सॉन्ग्स, इनके थ्रू लोगों को अवेयर किया जाता कि सिचुएशन को हम बेटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये समझें यहाँ पर कि नेशनलिस्ट जो स्पिरिट है उसको पॉपुलराइज करने के लिए इन सब का इन्होंने बेस बनाया, या ये बेस था। आगे देखिए, द कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर फॉर द नेशन बिल्डिंग। अब जो लोग थे, मैक्सिमम जो लोग थे जो इस तरह की चीज़ें करना चाह रहे थे कि नेशन बने, अब ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ क्रिएट हो रही है, बार बार लोग चेंज हो रहे हैं, राजा आ रहा है, उसके अलावा फिर बाद में उसके साथ रिवॉल्ट हो रही है, कहीं ना कहीं वो मिसबिहेव कर रहा है, सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो रही है। तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर फोक पोएम्स, फोक डांस, फोक पोइट्रीज, सॉन्ग्स, इन सब को कलेक्ट किया गया। कलेक्ट करके शेयर किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था इन अ फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर, फोक कल्चर की फॉर्म्स में, ओके। एंड इट इज जस्ट फॉर नेशन बिल्डिंग, ये नेशन बनाने के लिए, ठीक है। ये लोग चाहते थे कि कैसे भी हमारा जो नेशन है वो क्रिएट हो, फोक कल्चर हमारा बना रहे। फोक कल्चर बेसिकली सिर्फ इस तरह से या इस चीज के लिए था कि किसी ना किसी तरीके से हमारा जो नेशन है वापस से वो अपने प्लेस को गेन कर ले। आगे देखिए, केवल ये कलेक्टिंग सच थिंग्स, केवल एक ही चीज नहीं, इसके अलावा जो लैंग्वेज थी उसने भी नेशनल सेंटिमेंट्स को बढ़ा के रखने में या नेशनल सेंटिमेंट्स को बनाए रखने में बहुत हेल्प करी। क्या क्या किया इन्होंने, देखिए, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनलिस्ट फीलिंग, इसके अंदर वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस एंड कलेक्टिंग ऑफ लोकल फोकलोर्स। इन्होंने कहा कि इन्होंने बेसिकली जो रोमांटिक इमेजिनेशन को लेकर क्रिएट करने वाले जो लोग थे, उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस को, अलग अलग लैंग्वेजेस को भी बेस बनाया। साथ ही साथ उन्होंने ये जो फोकलोर्स थे, फोकलोर्स, लोकल फोकलोर्स मतलब जो वहां की कहानियां थी, लोकल कहानियां थी, उनको इन्होंने बेस बनाया। आगे, नॉट ओनली टू रिकवर द एंशिएंट नेशनलिस्ट फीलिंग, केवल पुरानी नेशनलिस्ट फीलिंग को एक तरीके से रिकवर करने के लिए नहीं, बट मॉडर्न नेशनलिज्म के मैसेज को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए। दोबारा सुनो, इसने कहा कि ये जो रोमांटिक इमेजिनेशन के लिए ये जो पोएट थे या स्टोरी टेलर्स थे या राइटर्स थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुरानी जितनी भी चीजें थी उन सभी चीजों को कलेक्ट करना शुरू किया। मैंने अभी पुराने वाली स्लाइड में बताया आपको कि क्यों, जस्ट टू मेक श्योर कि इनकी जो सिचुएशन है उसको बेटर किया जा सके। अब यहां पर ऐसे समझें आप, ये जो पुरानी बोलियां थी उन लैंग्वेजेस को भी बेस बनाते थे, अभी हम पढ़ेंगे आगे ना, उन लैंग्वेजेस को भी बेस बनाते थे। साथ ही पुराने टाइम की जो फोकलोर्स थी, फोकलोर्स मतलब जो कहानियां होती है ना पुरानी, जैसे बोलते हैं अपन दादी नानी की कहानियां जो होती है वो सुनाते हैं हमें, उनको भी ये कलेक्ट करने लग गए, लोगों तक पहुंचाने लग गए, जिससे कि अपने कल्चर को तो बचा ही सकें, साथ ही साथ नेशनलिस्ट फीलिंग भी डाल सकें। उनको ये समझाएं कि देखो भाई पुराने टाइम ऐसा था, अब देखो क्या चल रहा है चीजें, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें बताई गई। क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता था, क्योंकि वहां पर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। मैं कई बार आपको बोल चुका हूं ये चीज। मैक्सिमम जो लोग थे वहां पे इलिटरेट थे, तो उनको केवल कहानियों के थ्रू, चित्रों के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू या डांस के थ्रू समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि सिचुएशन क्या है, आपकी कल्चर क्या था और व्हाट एक्चुअली हैपनिंग, अब हो क्या रहा है, ठीक है। होपफुली चीज समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, यहां पर इस चीज को समझने के लिए हम पोलैंड का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि पोलैंड क्या था, अभी थोड़े टाइम पहले के लेक्चर्स में हमने देखा है कि जो पार्टीशन हुआ था पोलैंड का, वो कैसे हुआ कि भाई रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, इन सब ने क्या किया था, ट्रीटी ऑफ वेना जो हुआ, उन्होंने क्या किया, सारे पूरे की पूरी यूरोप को बांट लिया, जिसके ऊपर कंट्रोल नेपोलियन बोनापार्ट का था। तो उसमें पोलैंड का भी हिस्सा हुआ, तो पोलैंड के साथ में एक तरीके से उसका पार्टीशन हो गया पोलैंड का। रशिया ने लिया कुछ हिस्सा, पर्शिया ने लिया और कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया ने लिया 18वीं सेंचुरी में। ये बात हम जान चुके हैं। आगे क्या हुआ, पार्टीशन इन कंट्रीज के बीच में हुआ था। आगे
इसके बावजूद भी जो बचा हुआ पोलैंड है उसके पास में इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं है अभी तक। पूरा का पूरा पोलैंड इन सब नेशन के अंडर में है, ठीक है। और देखिए और क्या है, लेकिन पोलैंड के जो लोग हैं उन्होंने अपनी इस नेशन को, अपनी इस नेशनलिस्ट फीलिंग को बचा के रखा। किसके थ्रू? म्यूजिक के थ्रू और लैंग्वेजेस के थ्रू। बात समझे? पोलैंड को जब बांट लिया गया वियना कांग्रेस के अंदर या ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर, तो ऐसे समझें चाहे रशिया ने उसका हिस्सा लिया हो, चाहे पर्शिया ने उसका हिस्सा लिया हो, या फिर उसका हिस्सा और दूसरे ऑस्ट्रिया वगैरह ने ले लिया हो पोलैंड का, बट उसके बावजूद भी वहाँ के रहने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोलैंड को एक तरीके से अपने अंदर जिंदा रखा। कैसे? थ्रू द म्यूजिक और थ्रू द लैंग्वेज। वहाँ की जो लैंग्वेज थी वो लोगों को जोड़ के रखी हुई थी। कैसे? देखते हैं अभी। मैक्सिमम जो लोग थे, जिनमें से एक, कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं वो पॉलिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। उनमें से एक बहुत ही फेमस आदमी है जिनका नाम था कैरोल कुरपिंस्की, जिन्होंने सेलिब्रेटेड नेशनल स्ट्रगल थ्रू द ओपेरा एंड म्यूजिक। ओपेराज तो जानते होंगे तुम, ओपेराज एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक होता है, ठीक है। एंड उनका जो दूसरा म्यूजिक का टाइप था, उनके थ्रू उन्होंने अपने नेशनल स्ट्रगल को हमेशा सेलिब्रेट किया, नेशनल स्ट्रगल उन्होंने हमेशा जारी रखा। आप बात समझें कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे, इनमें से हम केवल एक के बारे में बता रहे हैं। कैरोल कुरपिंस्की जो पर्सन थे, उन्होंने थ्रू द ओपेरा एंड म्यूजिक अपने इस स्ट्रगल को कॉन्टिन्यूस रखा, जस्ट बिकॉज कि इनके सेंटिमेंट्स कभी भी खत्म ना हो। और देखिए आगे, मेड द पोलोनाइज एंड मंजोरिका, ये वो नेशनलिस्ट सिंबल, ये एक तरीके से दोनों डांस फॉर्म है, ठीक है। पोलोनाइज और मैंजोरिका ये दो डांस फॉर्म्स थे जिनको नेशनलिस्ट सिंबल बनाया गया। ओपेरा और म्यूजिक तो मैंने आपको बता ही दिया, वो भी नेशनलिस्ट सिंबल बने आगे चल करके, सेलिब्रेट करना नेशनल स्ट्रगल को। और यहां पर ये जो पोलोनाइज एंड मंजोरिका है, ये भी एक तरीके से नेशनल सेंटिमेंट से बनते हैं, बिकॉज ये डांस फॉर्म्स थी और इनके थ्रू लोगों को अवेयर किया जाता था पोलैंड के। ओके, आगे देखें। लैंग्वेज ने भी अपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जस्ट टू डेवलप द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। नेशनल सेंटिमेंट को डेवलप करने में आप कह सकते हो लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा अपना इंपॉर्टेंट रोल था। अभी मैंने पोलैंड वाला एग्जांपल तुम्हें दिया ही है। पोलैंड का पार्टीशन हुआ, लेकिन पार्टीशन होने के बाद भी उसके पास इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें रशिया के पास चली गई थी पोलैंड की। पॉलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया था स्कूल से जब रशिया का कंट्रोल उस पर आया, मैंने जस्ट अभी बताया आपको। अब रशियन लैंग्वेज को इन पे इंपोज किया जा रहा है। अब ये नहीं चाह रहे हैं कि रशियन लैंग्वेज, मतलब पॉलिश लैंग्वेज इनके नेशन में चले, पोलैंड में चले, जहां जहां पे रशिया ने ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में कंट्रोल कर लिया है। अब वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि हर जगह पर केवल रशियन लैंग्वेज ही बोली जानी चाहिए पोलैंड में। लेकिन ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। इवन आप ये भी समझो कि आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द रशियन रूल इन 1831 विच वॉज क्रस्ड। अब हुआ क्या, यहां पर सिचुएशन ऐसी भी हुई एक बार तो कि आर्म रिवोल्ट हो रहा था अगेंस्ट द रशियन रूल, बट उसको क्रश कर दिया गया था। रशिया के अगेंस्ट में पोलैंड के लोगों ने स्ट्रगल किया था, लेकिन वो नहीं हो पाया, वो क्रश कर दिया गया। आगे आगे देखिए, यहां पर कई सारे जो क्लार्जीज थे, अब जो लोग बेसिकली पॉलिश लैंग्वेज बोलते हैं, उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? इन्होंने आर्म रिवोल्ट तो नहीं हो पाया, तो व्हाट दे हैव डन, उन्होंने वेपन बनाया अपनी लैंग्वेज को। मैक्सिमम जो लोग क्लार्जीज थे, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू मेथड ऑफ रिवोल्ट। इन्होंने अपनी लैंग्वेज को बेस बनाया, और जो नेशन के लिए रेजिस्टेंस थे, जो विद्रोह करना चाह रहे थे, विरोध करना चाह रहे थे, उसके लिए इन्होंने लैंग्वेज बेस बना करके एक तरीके से दे हैव स्टार्टेड रिवोल्ट। क्या क्या किया इन्होंने? देखिए, जो पॉलिश लैंग्वेज थी उनको चर्च के अंदर जब लोग गैदर्ड हो जाते थे, या जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते थे, वो पॉलिश लैंग्वेज में दिए जाते थे। बात समझे? ये देखो, मैक्सिमम लोग यहां दिख रहे होंगे तुम्हें, यहां पर एक तरीके से कमेटी है, क्लार्जीज वगैरह बैठे हुए हैं। ये लोग क्या है, ये लोग कभी भी जब अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई चीज दे रहे हैं या चर्च के थ्रू कोई मैसेज स्प्रेड हो रहा है, तो वो केवल और केवल पॉलिश लैंग्वेज में होता था, जबकि कंट्रोल किसका है? रशिया का। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज इनके सेंटिमेंट्स हमेशा अपने नेशन के लिए बने रहे, जबकि रशिया तो चाह ही नहीं रहा है। रिजल्ट क्या निकलता है भैया? रिजल्ट बहुत ही पैथेटिक था। व्हाट हैपेंड, जो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट मतलब जो चर्च के अंदर प्रीस्ट हैं, और बिशोप्स थे। बिशोप्स क्या होते हैं? जो एक तरीके से, अभी मैंने फोटोग्राफ में दिखाया ना, देखो
ये वाले देखना, ये जो रेड कलर में बैठे हुए हैं सबसे प्रायर हैं, सबसे ऊपर हैं, और ये लोग कौन है? ये प्रीस्ट हैं बेसिकली, ठीक है। जो बिशोप्स, ये देखो बिशोप्स वो हैं जो रेड वाले थे, अभी फोटोग्राफ में दिखाया, और प्रीस्ट जो बेसिकली ब्लैक कलर के गाउन में है। तो इनको जेल भेज दिया गया कि भैया तुम क्यों बोल रहे हो, क्यों रशियन लैंग्वेज यूज कर रहे हो, या फिर तो जेल भेज देते थे, लेकिन अगर उनको लगता था कि जेल भेजने पे रिवॉल्ट हो सकता है तो उनको साइबेरिया भेज देते थे। साइबेरिया क्या है? रशिया में एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ठंड पड़ती है, तो फिजिकली इनको टॉर्चर करने के लिए या तो साइबेरिया भेज दिया जाता था या फिर जेल भेज दिया जाता था। रशियन अथॉरिटी इनको पनिश करना चाहती थी बिकॉज ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अभी भी रशियन लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहे हैं अपनी प्रीचिंग्स के लिए। जो धार्मिक, जो एक तरीके से प्रवचन वगैरह होता है ना, उनको प्रीचिंग कहते हैं। तो प्रीचिंग के लिए दे वर स्टिल यूजिंग द पॉलिश लैंग्वेज, जो कि इनके सेंटिमेंट्स को बनाए रखने के लिए था, लेकिन रशियन गवर्नमेंट चाहती थी कि रशियन लैंग्वेज को यूज किया जाए, लेकिन ये कर नहीं रहे थे, तो इनको एज अ पनिशमेंट कहां भेज दिया गया? साइबेरिया और या फिर जेल, ठीक है। आप बात समझे आगे। जो पॉलिश लैंग्वेज थी, सीन एज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस, आर्म्ड रिवोल्ट 1831 फेल्ड, तो व्हाट दे हैव डन, दे यूज दिस लैंग्वेज एज अ वेपन कि अब तो हम रशियन डोमिनेंस को खत्म करेंगे, बट हालांकि नहीं सक्सेसफुल हो पाए। यहां पे जो पोलैंड था उसके अंदर हमने दो चीजें देखी। पोलैंड के एग्जांपल से हमने ये समझा कि जो रोमांटिसिज्म है, रोमांटिसिज्म का मतलब केवल एक ऐसा कल्चर है, कल्चरल मूवमेंट है जिसके थ्रू लोगों को अवेयर किया गया अबाउट देयर सिचुएशन। एंड अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो आप ये बात जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि लैंग्वेज ने किस तरह से रोल प्ले किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा हम कह सकते हैं छोटा सा लेक्चर था रिगार्डिंग रोमांटिसिज्म, जिसके अंदर हमने समझा कि किस तरह से लोगों ने कल्चर को बेस बनाया, अपनी लैंग्वेज को बेस बनाया नेशनलिस्ट स्ट्रगल के लिए। होपफुली समझ में आया होगा। अगर आपको कोई इश्यूज हैं तो आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमें बता दीजिएगा। इसके आगे देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हंगर हार्डशिप वाला टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।